बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो पल ही आराम मेरे नसीब में था। तीसरे दिन बैक वक़्त कई बातें हो गई। 11 बजे दिन हाजी का बंदा आया और बोला कि आपको हाजी साहब ने बुलाया है। मैं उसके साथ ही मालाबार वाले बंगले पर गया तो मस्तान ने कहा कि दहली से कैसर का फ़ोन आया था। वो आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है और अभी दोबारा फ़ोन करेगा। चंद मिनटों बाद ही कैसर का फ़ोन आ गया और बोला कि कल्पना आज दोपहर की फ़्लाइट से बम्बई आ रही है और वो खुद भी 3 रोज़ बाद बम्बई पहुंच जाएगा। ये कहकर कैसर ने फोन बंद कर दिया। अब कैसर के इंतजार के सिवा कोई चारा न था। चनाचे हम उसी रात हाजी के अंधेरी में खरीदे हुए बंगले में शिफ्ट हो गए। उस बंगले में हाजी ने हमारे लिए तमाम इंतजामात कर दिए थे। किचन के लिए बावर्ची, सफाई के लिए नौकर सब रख दिए थे। तमाम आराइशी सामान और 2 प्राइवेट कारें भी मुहैया कर दी गई थी। साबका मालिक के 2 टेलीफोन भी मौजूद थे। मस्तान ने अपने 6 मुहाफिज और वहीद को भी हमा वक़्त बंगले में ही रहने का हुक्म दिया था। यह उसकी मेरे साथ मोहब्बत और दोस्ती का ताल्लुक था। शाम 7 बजे की फ्लाइट से कल्पना आ रही थी, जिसको लेने के लिए वहीद को भेजा। जब वो लोग उसे लेकर बंगले में पहुंच गए तो 20 मिनट बाद ही मैंने कल्पना को अपने रूम में तलब कर लिया और वापस आने की वजह पूछी। मैंने उसे कहा कि मैं अपने गिर्द अनगिनत परेशानियों से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने वापस आकर उनमें इजाफा कर दिया है। प्रोग्राम के मुताबिक तुमने कैसर के साथ दहली से दार्जिलिंग जाना था। तुम्हारे इस प्रोग्राम में यकायक तब्दीली की वजह क्या बनी? कैसर खुद भी 1-2 रोज में यहाँ आने वाला है। आखिर इस सब का मतलब क्या है? कल्पना परेशानी और रूहानसी होकर मेरे सवाल और मेरी बेजारी को देखती रही। जब मैं खामोश हुआ तो वो ठहरी हुई आवाज में बोली कि मैंने दहली जाकर अपने वालिद के प्रॉपर्टी मैनेजर को फोन किया था। वो हमारा करीबी रिश्तेदार भी है। मैंने उन्हें बताया कि मैं कल्पना हूँ और मेरे वालिदैन इंतहाई नामसाद हालात में परलोक सुधार गए हैं। क्योंकि मैंने कई बरस बीत जाने के बाद दार्जिलिंग राब्ता किया था, मैनेजर ने मुझे और मेरे माता पिता को पहचानने से इनकार करते हुए कहा कि वो किसी को भी नहीं जानता है। हमारी गैर मौजूदगी में उसने हमारी सारी प्रॉपर्टी हुकाम से मेल मिलाप करके अपने नाम करवा ली है। मैंने अपने 2 और रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया, मगर सब ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैंने फिर मैनेजर को फ़ोन करके कहा कि मैं दार्जिलिंग आकर कानून का सहारा लूंगी। तो वो बोला, तुम्हारे दार्जिलिंग पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज दिया जाएगा। मैंने कैसर से कहा तो उसने कहा कि चंद रोज ठहर जाओ, फिर मैं अपने साथियों के साथ दार्जिलिंग तुम्हारे साथ जाकर सब मामलात सीधे कर दूंगा। अब कैसर भाई की सुनिए। उसके दहली पहुंचते ही उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। वो दहली बगैर घर इतला दिए पहुंचे थे। मैं उनके हमरा ही उनके घर गई। उस वक़्त उसकी बीवी घर से बाहर गई हुई थी। कैसर को घर जाने की बेहद खुशी थी। हिस्से की रकम के मुताबिक उनके पास अपने 36 लाख और मरने वाले 2 साथियों के वरसा के 20 लाख थे। उन्होंने पैसे रखने के लिए अपनी सेफ अलमारी खोली तो उसमें से 2 मोहब्बतनामे उसके मोहल्ले के आदमी के ही निकले, जो उसने कैसर की गैर मौजूदगी में उसकी बीवी को लिखे थे। कैसर भाई का सदमे से बुरा हाल था। बीवी की घर वापसी पर जब उससे उन हदूद के मुतल्लिक पूछा तो वह साफ मुकर गई, बल्कि उल्टा कैसर पर इल्जाम लगाया और रोने पीटने लग गई और बोली कि अपनी महबूबा यानी मुझे अपनी बहन बनाकर घर ले आए हैं। कैसर पहले ही तैश में थे। उन्होंने कुरान उठाकर अपनी बेगुनाही की सफाई दी, लेकिन वह मुतमईन ना हुई और ना ही खतूत के मुतल्लिक कोई जवाब दे सकी। तो कैसर ने अपनी वालदा को 5 लाख रुपए दिए और बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया और उसके बच्चों को उसकी वालदा ने संभाल लिया। कैसर भाई इस वाकया से बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। उनके घर में मेरा मजीद ठहरना उसके घर वालों और मोहल्ले वालों को शक में मुब्तला कर सकता था, क्योंकि उसकी बीवी ने सारे मोहल्ले में वावेला करके लोगों को वरगलाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने आपको फ़ोन करके मुझे दहली से बम्बई के लिए रवाना कर दिया और ख़ुद भी 2-3 दिन तक आपका ख़त और साथियों के वरसा को पैसे पहुंचाकर बम्बई पहुंच जाएंगे। मैंने कल्पना की सारी स्टोरी तसल्ली से सुनी और जब उसमें मुझे झूठ का कोई पहलू नजर ना आया तो मैंने पूछा कि तुम बम्बई तो आ गई हो, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो महज तुम्हारे और कैसर की वजह से यहाँ पर रुका हुआ हूँ, वरना मेरा हिरन घाटा पहुँचना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर स्टीमर पर सब हमारे मुंतजिर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ताहिर से पहुँचने की वजह से कप्तान स्टीमर लेकर वापस चिटागांग न चला जाए। कल्पना मेरी बातों को गौर से सुन रही थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी और वह साड़ी का पल्लू मुंह में दबाए हुए बोली कि मेरे माजी के मुतल्लिक आप सब कुछ जानते हैं कि किस तरह मैं मर्दों की हवस का निशाना बनती रही। आपने मुझे उनसे निजात दिलाई
تو مجھے آپ میں نجات دہندہ نظر آنے لگا۔ آپ نے مجھے کلپنا سے سپنا بنا دیا تو میں نے قبول کر لیا۔ اب اگر مجھے سپنا سے سائرہ بھی بنا دیں گے تو میں اپنا دھرم چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سپنا نے گو بہت مختصر بات کی، مگر اس میں وہ بہت کچھ اور گہرائی تک کہہ گئی تھی۔ سپنا کی آنکھیں بدستور جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ کی انگلیوں پر ساڑی کا لپیٹنے اور کھولنے کا عمل اب بھی جاری تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس اچانک اور خلاف توقع بات کا میں کیا جواب دوں۔ اپنے گھریلو حالات سے میں انتہائی برگشتہ ہو چکا تھا اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ اپنی گھریلو زندگی کو آج سے نو شروع کروں۔ سپنا حسین، جوان، خوبصورت اور دل موہ لینے والی شخصیت کی حامل لڑکی تھی۔ میرے جیسے غیر معمولی حالات کا شکار کوئی بھی شخص اس کی سیاہ اور گھنی زلفوں اور سمندر کی طرح گہری اور خوابیدہ آنکھوں میں سکون تلاش کر سکتا تھا۔ سپنا دلیر اور صاف گو تھی اور یہ سب خوبیاں بیک وقت بہت کم عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے سپنا کو کہا کہ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ تم اپنی زندگی میں سکون اور راحت کی متلاشی ہو اور میری زندگی میں ان دونوں کا دور دور تک نام و نشان موجود نہیں ہے۔ تم مردوں کے جبر اور ظلم کا شکار بنی رہی ہو اور میں اپنی ماں کی خواہش کے آگے خود جہنم کی آگ میں کود پڑا تھا، جس کی حدت میں آج تک میں اور میری ماں سلگ رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی وقت بھی دشمن کی اندھی گولیاں میرا کام تمام کر سکتی ہیں۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی اگر تم اپنی بات پر قائم ہو تو پھر مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو، تاکہ ہم دونوں سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ کریں تاکہ بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا نہ پڑے۔ نئی زندگی شروع کرنے میں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ مجھے پہلے ان کانٹوں کو ہٹانا پڑے گا جس کی وجہ سے میرا دل زخمی ہوا پڑا ہے۔ میری بات سن کر سپنا شب بخیر کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شب بخیر کا لفظ یقیناً اس نے دہلی میں سنا ہوگا اور شب بخیر کہہ کر اس نے مجھے جتلانے کی کوشش کی تھی کہ مجھ میں خود کو بدلنے کی اہلیت موجود ہے۔ اگلے روز کیسر بھی بمبئی گیرج سے ہوتا ہوا اندھیری بنگلے میں پہنچ گیا۔ اس نے مجھے دہلی میں اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تفصیل سے سنائے جو مجھے سپنا اس کے متعلق پہلے ہی سنا چکی تھی۔ بیوی کے رویے اور اچانک وہ جتنی امنگیں اور آرزوئیں اور مستقبل کے سہانے سپنے جن کو حقیقت میں بدلنے کا سوچتے ہوئے کیسر دہلی پہنچا تھا، بیوی کے رویے اور اس کی بے وفائی کے پردے کو پھٹتے دیکھ کر وہ اتنا ہی آزردہ اور غمگین اور ٹوٹا پھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی ساری بات سن کر پوچھا کہ بیوی کو طلاق دینے میں اس نے کچھ جلدی نہیں کی؟ تو وہ بولا، بھائی جان، مکھی کو دیکھتے ہوئے کوئی اسے نگل نہیں سکتا۔ میں تو اپنی بیوی کی بے وفائی دیکھ کر اسے گولی مارنے لگا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر باز رہا کہ اسے مارنا اور ایک کتیا کو مارنا برابر ہے، اور کسی کتیا کو مار کر میں پھانسی نہیں چڑھنا چاہتا تھا۔ عزت بچانے کے لیے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، لیکن اسی عزت کی رکھوالی جب شوکیہ عزت لٹانے لگ جائے تو اسے کنارہ کشی ہی بہترین حل ہے۔ ماں اور بچوں کے لیے میں کافی روپیہ چھوڑ آیا ہوں اور یہ تہیا کر کے یہاں آیا ہوں کہ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کروں گا۔ میں کرنل شنکر کو آپ کا خط دے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے جب خط دیتے ہوئے آپ کا نام لیا، ونود چوپڑا، تو اس نے مجھے بیٹھنے کا کہا، لیکن میں نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر یہ کہتے ہوئے معذرت کر لی کہ موجودہ حالات بہتر نہیں ہیں اور خط میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں تو صرف ہرکارا ہوں، ہاتھ پڑھ کر آپ جیسے چاہے کریں۔ میری بات سن کر پھر اس نے بھی مجھے بیٹھنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ خط کل شام ڈھلے میں سپنا کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے بعد دینے کے لیے گیا تھا۔ کیسر کے آنے کے تھوڑی دیر بعد سپنا بھی آ کر ہماری باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو گئی، اور ابھی ہم تینوں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ یوسف کے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ وہ آپ سے ہل ٹاپ ہوٹل میں فوری ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کیسر اور سپنا کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں ہل ٹاپ پہنچ گئے۔ ہوٹل کے باہر ہی یوسف کے دو آدمی کھڑے تھے۔ وہ ہمیں ہوٹل کے 5ویں فلور کے ایک کمرے میں لے گئے۔ یوسف وہاں ہمارا بے تابی سے منتظر تھا۔ سپنا اور کیسر کو ساتھ دیکھ کر یوسف نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، کیونکہ یہ دونوں اس کی موجودگی میں کولابہ اسٹیشن سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ میں نے اسے مختصراً بتا کر کہا کہ یہ دونوں واپس آ گئے ہیں، اور ابھی میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزید کچھ عرصہ میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ یوسف نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے نہایت معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ غنی میمن گروپ گوکھلے کے خاتمے کے بعد اس کی جگہ لینے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ ہمارے دھندے میں کاروباری دوستوں کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا مقام بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی کوشش کسی حد تک جائز ہے، لیکن غنی میمن نے لالچ میں آ کر
इस असूल को फरामोश कर दिया है। मेरे मुखबिर ने मुझे इत्तला दी है कि गनी ने बम्बई के पुलिस कमिश्नर से अलहदगी में बात की है। उसके बाद से ही सिविलियन कपड़ों में पुलिस और खुफिया इदारों के कारकुन मेरे घर और मस्तान के बम्बई गैरेज और जोहो वाले बंगले की खुफिया निगरानी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी गोखले के खिलाफ कार्रवाई और हमारे और तुम्हारे मुतल्लिक गनी ने पुलिस कमिश्नर को बता दिया है। क्योंकि उनके पास ना तो कोई ठोस सबूत है और ना ही पुलिस के पास कोई ऐनी गवाह, इसलिए पुलिस ने अभी तक अपनी कार्रवाई हमारी निगरानी तक महदूद रखी हुई है। गोखले के बीवी और बच्चों की मदद से पुलिस ने तुम्हारे और कैसर के जो हाके तैयार करवाए हैं वो मैंने एक पुलिस इंस्पेक्टर से जो हमारे लिए काम करता है उससे ले लिए हैं। यह कहते हुए यूसुफ ने फोटो कॉपी किए हुए 2 हाके मेरे सामने रख दिए। दोनों हाकों में मेरी और कैसर की तकरीबन 80% तक दुरुस्त तस्वीरें बनी हुई थी। हर हाके पर हमारा रंग, कद काठ, अंदाजन उम्र और हुलिया लिखा हुआ था। यह भी खासी हद तक दुरुस्त था। यूसुफ कहने लगा, इस पुलिस इंस्पेक्टर के बकौल आइंदा 3-4 रोज तक पुलिस डायरेक्ट तुम तक ना पहुंच सकी तो वो ये हाके अखबार में छुपवा देगी। अपना हाका देखकर मैं सोचने लगा कि पुलिस ने अपने गुज़िश्ता 2 साल के रिकॉर्ड की छानबीन की तो उन्हें यकीनन मेरी वो तस्वीर जरूर मिल जाएंगी जो मेरे DMI की हिरासत से फरार होने के बाद अखबारात में शाया करवाई गई थी। यूसुफ ने कहा कि अब बेहतर यही है कि मुछेरू के रूप में आप सब घास बंदर से लांचों के जरिए बम्बई से चले जाओ। मेरे पास इतनी बड़ी लांचें हैं जो आप और आपके साथियों को बाहिफाजत कलकत्ता तक पहुंचा सकती हैं। आगे का इंतजाम मस्तान कर देगा। यूसुफ से दोनों हाके लेकर हम तीनों होटल से बाहर निकले तो सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने सोचा कि सीधे मस्तान के पास चलते हैं, मगर साथ ही ख्याल आया कि मस्तान के ठिकानों की तो खुफिया निगरानी हो रही है तो फिर मालाबार वाला बंगला भी निगरानी में होगा, इसलिए वहां जाना भी मुनासिब नहीं होगा। मेरी अव्वलीन कोशिश ये थी कि हम सब साथी किसी एक जगह पर इकट्ठे हों तो किसी भी नाखुशगवार वाकया से निपटने के लिए तैयार होंगे। मैंने ड्राइवर को अंधेरी वाले बंगले चलने का कहा। हमारे मुहाफिज दूसरी गाड़ी में थे। बंगले पर पहुंचकर मैंने वहीद से कहा कि लम्हा ब लम्हा हालात हमारे खिलाफ और करीब होते जा रहे हैं। मेरे और कैसर के तस्वीरी हाके भी बन चुके हैं। यूसुफ ने बताया है कि मस्तान के बम्बई गैरेज और जोहू वाले बंगले की भी निगरानी हो रही है, इसलिए मैं मस्तान से राब्ता करना चाहता हूँ। वहीद का चेहरा पहले ही उतरा हुआ था। उसने बताया कि आपकी गैर मौजूदगी में मस्तान के 2 फोन आ चुके हैं। उन्होंने ये सब बातें मुझे बता दी हैं। इसके अलावा कुछ और भी बताया है और मुझे ताकीद की थी कि आपको ये सब बताकर परेशान ना करूं, मगर अब चूंकि आपको सब इल्म हो चुका है तो अब आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मालाबार वाले बंगले की भी निगरानी शुरू हो चुकी है। गोखले के खात्मे पर सूबाई पुलिस बज़ाहिर तो कातिलों की तलाश में है, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्होंने ये चाल चली है कि हिंदू मुस्लिम फसाद करवाकर मुसलमानों के लड़ने वाले और उनके हामी अफराद को सामने लाया जाए। शिवसेना वालों ने उन्हीं की शय पर मेट्रो सिनेमा के करीब 4 मुसलमानों को छुरे घोंप कर कत्ल कर दिया है। ये हिंदू मुस्लिम फसाद की शुरुआत है। मुसलमान यकीनन उसका बदला लेंगे और ये फसाद घंटों में बढ़ते बढ़ते सारे बम्बई में फैल जाएंगे। हुकूमत मामूल के मुताबिक जब खासी तादाद में दोनों अतराफ से हलाकतें हो जाएंगी तो वो पूरे बम्बई में कर्फ्यू लगाकर घर घर की तलाशी लेकर अपने मतलूबा बंदे घरों से निकाल निकाल कर शिवसेना वालों के हवाले करेंगे, जिनकी फिर कभी खबर नहीं मिलेगी। मस्तान ने ऐसे हालात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इसका एक बिल्कुल खुफिया और महफूज फ़ोन है। मैं उस पर आपकी मस्तान से बात करवाता हूँ। थोड़ी देर में ही मस्तान से राब्ता हो गया। उसने बताया कि यूसुफ से भी उसकी बात हो चुकी है और यही बेहतर है कि हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू होने से पहले आप यूसुफ की लांचों में कलकत्ता चले जाएं। उसकी 3 लांचें इतनी बड़ी और इतने बड़े ताकतवर इंजन वाली हैं कि ईरान के साहलों पर जाकर तुर्की से मंशियात लाती हैं। मैंने यूसुफ को कह दिया है कि कल रात तक तुम लोगों की रवानगी का बंदोबस्त कर दे। कलकत्ते में मेरा नुमाइंदा तुम लोगों का मुंतजर होगा और वो एक खसूसी स्टीमर पर तुम लोगों को मतलूबा मकाम तक पहुंचा देगा। मेरे 3 इंतहाई वफादार साथी तुम लोगों को यहाँ से लेकर बांग्लादेश तक छोड़ने तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं आपको आज रात ही आपका रुपया और बड़ा असलहा भिजवा देता हूँ। हालात के पेश नज़र ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं आप लोगों को अलविदा कहने आ सकूँ। कलकत्ता पहुंचकर अपने हैरियत से पहुंचने की इत्तला कर दीजिएगा। जब तक तुम्हारा फ़ोन नहीं आएगा
मैं फिक्रमंद रहूंगा। मस्तान ने कलकत्ते के अपने नुमाइंदे के टेलीफोन लिखवाए और कहा कि वो यूसुफ से रवानगी का प्रोग्राम कन्फर्म करके दोबारा फ़ोन करेगा। उसी रात हाजी मस्तान के आदमी 10 पंप एक्शन और उनका ढेर सारा असलहा और तमाम जवाहरात और रुपया लेकर मेरे पास पहुंच गए। मैंने एक राइफल अपने लिए रखकर बाकी सब साथियों में तकसीम कर दिया। 2 मशीन गन्स और रिवाल्वर पहले ही सब के पास थे। मैंने उन्हें कल शाम रवानगी का बताते हुए कहा कि सब बिल्कुल सादा लिबास पहने। हमारे कल जाने के प्रोग्राम का सुनकर कैसर और सपना ने हमारे साथ जाने का इतना इसरार किया कि मैं इनकार ना कर सका। उन दोनों ने कहा कि वो अपने माजी के हर रिश्ते और ताल्लुक को ख़त्म कर चुके हैं और अगर मैंने उन्हें अपने साथ ना ले गया तो वो दोनों यहाँ भटकते रहेंगे। मेरे ना कहने के बावजूद भी वो बैंकॉक तक साथ जाने पर मुज़र रहे। अगला सारा दिन हमारा तैयारी और पंप एक्शन की लोड अनलोड और चलाने की प्रैक्टिस करने में गुजर गया। शाम होते ही यूसुफ की 4 कारें हमें लेने के लिए आ गईं। चंद मिनट के वक्फे के बाद मस्तान के 3 मुहाफिज हमारे साथ बांग्लादेश तक जाने के लिए आ गए। शाम 7 बजे हमारा काफिला घास बंदर की जानब रवाना हुआ, जहां यूसुफ की 3 लांचें हमारी मुंतजर थीं। हम घास बंदर पर गाड़ियों से उतर ही रहे थे कि मस्तान और यूसुफ पटेल अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गए और कोई वजह बताए बगैर हमें दोबारा गाड़ियों में सवार होने का कहा और चंद मिनट में ही हमारी गाड़ियां दोबारा अंधेरी की तरफ चल पड़ी। हाजी और यूसुफ तमाम एहतियाती तदाबीर को बालातर रखते हुए वहां पहुंचे थे और मैं हैरान था कि आखिर क्या वजह बनी जो हमारी रवानगी को यकदम रोक दिया गया है। बंगले पर पहुंचकर मस्तान ने कहा कि हमारा सामान गाड़ियों में ही रहने दिया जाए और मुझे साथ लेकर ड्राइंग रूम में आ गया और बाकी साथी कमरों में भेज दिए गए क्योंकि 1 घंटे बाद दोबारा रवानगी होगी। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मस्तान ने बात शुरू करते हुए कहा कि यहाँ के हालात बहुत तेजी से खराब होते जा रहे हैं। मुझे थोड़ी देर पहले ही पता चला कि कोस्ट गार्ड वाले हर गुजरने वाली लॉन्च को मुकम्मल चेक कर रहे हैं। इसके अलावा हर लॉन्च को कलकत्ते जाते हुए श्रीलंका और भारत के बॉर्डर के दरमियान से गुजरना पड़ता है। मेरे लॉन्च मास्टरों का कहना है कि समुंदर के उस हिस्से में भारतीय और श्रीलंकन बहरिया बगैर चेकिंग के किसी को भी गुजरने नहीं देती है। उनका मकसद श्रीलंका में तमिलनाडु की कार्रवाइयों को रोकना है। इतने असलहा के साथ वहां से बगैर चेकिंग के गुजरना मुहाल है। हाजी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे बम्बई सेंट्रल और विक्टोरिया पर रेलवे पुलिस में रेलवे के चंद मुसलमान अहलकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने उनसे बात की है। आज रात ठीक 10 बजे आप सब के लिए होड़ा एक्सप्रेस पर जमशेदपुर जंक्शन के लिए एयर कंडीशन कोच के टिकट ले लिए गए हैं। हमारे मुहाफिज भी साथ ही होंगे। रेलवे वालों ने जमशेदपुर तक आपको बाहिफाजत पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ले ली है, लिहाजा आप आज उस ट्रेन से रवाना हो जाएं। बम्बई में फसाद शुरू होने की वजह से रेलवे स्टेशन तकरीबन सुनसान पड़े हुए हैं। अब ये आप पर मुनहसर है कि फसादात ख़त्म होने का इंतज़ार करना पसंद करेंगे या आज रात ही रवाना होंगे।